नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक आर्टिकल तो हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा वेलकम आउटरीच। इसमें नागालैंड में जो अफ्स्पा एक्ट अप्लाइड है उसको वहाँ से हटाने से संबंधित एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको 45 दिन के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। तो इस चीज़ को वेलकमिंग बताया जा रहा है यहाँ पर एडिटर के द्वारा। जानेंगे मुद्दे को। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इसी पेज से होगा, सेइंग इट शार्पली। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें एकदम क्रिस्प और एक्यूरेट चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें कि कम से कम वर्ड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स अवेल करा सको। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इतनी डिटेलिंग होती है जो खुद में ही एम्बिगिटीज क्रिएट कर देती हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ हो रहा है, अगला स्टेटमेंट दूसरा आते ही दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बोले इस तरीके की पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज ओल्ड नेबर्स न्यू ईयर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से संबंधित है ये। चलिए देखते हैं डिटेल में तीनों को। तो फर्स्ट आर्टिकल है ओल्ड नेबर्स न्यू ईयर। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। इनका ये कहना है कि नया साल शुरू होने वाला है और पिछले साल की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो था 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको रिन्यू करना फरवरी में। और उसके लिए कोई एक कह सकते हैं ना कि ओपन टॉक्स नहीं, केवल बैक चैनल टॉक्स, जिसमें मिलिट्री लेवल पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी एंगेजमेंट चल रही थी। और उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि जी सीज फायर कंटिन्यू रहेगा। अब सवाल ये है कि 2022 में क्या होने वाला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अगर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो हमेशा प्लस सोच के चलते हैं कि हाँ जी बहुत ही अच्छा होगा, सब बहुत बढ़िया है, तो उनका सोचना अगर देखें तो बोले ये जो सीज फायर है ये और लंबा चलेगा और फॉर्मल डायलॉग की एब्सेंस में भी ये कंटिन्यू रहेगा। अभी क्या आपको पता है, डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना ओपन एंगेजमेंट नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ना बायलैटरल समिट्स हैं, ना कोई एंगेजमेंट है, बस बैक चैनल टॉक्स हैं, वही कंटिन्यू है। तो ऑप्टिमिस्ट तो क्या सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, 2021 की तरह ही कंटिन्यू रहेगा, टेंशन मत लो आप। पेसिमिस्ट जो थोड़ा सा सोच समझ करके नेगेटिवली सोचते हैं ना कि यार नहीं पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो इसमें ये उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जो भी रवैया है इंडिया के लिए उसमें कोई पॉजिटिव चेंज आए इसको भूल जाओ। अब आ जाओ आदर्शवादियों पे जो आइडियलिस्ट हैं कि हाँ जी क्या होना चाहिए, वो ये कि देखो दोनों देशों के 75 साल हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, क्यों ना बैठ के दोनों शांति से बैठ करके अपने मुद्दे को सॉर्ट आउट करें और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की शांति स्थापित करें। फिर जो डाउट करने वाले हैं साइनिस्ट, उनका ये कहना है कि ठंडा पानी डालने की ज़रूरत है। ठीक है, पर वही बात है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों क्या साथ में आकर के बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बोला इन्होंने तो अपना बीड़ा उठा रखा है कि हम तो 100 साल का युद्ध लड़ेंगे, ये साइनिस्ट ये कहते हैं। तो और फिर अब बात आ जाती है रियलिस्ट कि हाँ वाकई में क्या हो सकता है, वास्तविकतावाद पे जो विश्वास रखते हैं उनका ये कहना है कि भाई ये तो वर्ल्ड का एक नियम है, ठीक है, विश्व का नियम है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ में एंगेज करें। कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंज दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर आए तो उसका ये है कि रीजनल प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो उसको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें पता है कि साउथ एशिया में अगर कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का कहीं ना कहीं एक इक्वेशन ज़रूर फंसा पड़ा रहता है। चाहे एक साउथ एशिया में एंगेजमेंट को लेकर के सार्क जो कि 1985 में स्टैब्लिश कर दिया था, अभी तक भी उसकी बहुत कम मीटिंग्स हुई है इतने सालों में, तो बोलो उसके पीछे वजह क्या है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। तो ऐसे में जो अभी तक फंसा पड़ा है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, बोलो वो लंबा चल सकता है। तो ये चीज़ है अलग अलग ओपिनियन दे के। अब बात आ जाती है रीसेंट हिस्ट्री की कि वाकई में पिछले 7-8 सालों में क्या हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अगर वो समझें तो 6 साल पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काबुल से इंडिया आ रहे थे, तब उन्होंने अचानक से ऑल ऑफ सडन ही रायविंड का मतलब हो गया नवाज शरीफ का रेजिडेंट टाउन, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अचानक से अपने प्लेन को लैंड करवाया। डे था 25 दिसंबर 2016 का, ठीक है, 2015 का।
ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि वहाँ पर नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, उनकी फैमिली में शादी थी, जहाँ तक पोती की शादी थी, है ना। तो उस शादी को अटेंड करने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस कदम को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड माना गया था कि वाकई में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है, जिस तरीके से दो लीडर्स के बीच की जो एंगेजमेंट है वो राइज हो रही है। इसके पहले आप देखोगे कि इस मीटिंग से, ये जो ऑल ऑफ सडन मीटिंग थी ना, इसके पहले यूएफए में और रशिया में, यहाँ जो यूफा है रशिया में, वहाँ पे लीडर्स की मीटिंग हुई थी इन दोनों की, नवाज शरीफ की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये जुलाई 2015 में हो गई, दैट मीन्स ये 2014 में हो गई थी एंगेजमेंट, फिर ये 2015 में इस तरीके की एंगेजमेंट हो गई, और एक तरीके से नए बैनर में डायलॉग शुरू हो चुके थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और आप देखोगे 2014 में, मई 2014 में जब स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, दैट मीन्स शपथ ग्रहण समारोह था, उस समारोह में नवाज शरीफ को इंक्लूडिंग ऑल सार्क मेंबर्स, सभी सार्क कंट्रीज के मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ भी आए थे। इस चीज़ को लेकर के रावलपिंडी, मतलब वहाँ की जो आर्मी है, वो थोड़ी सी टेंशन में आ गई, बोले यार ये तो गड़बड़ हो रही है, हमारी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं पॉलिटिकल डोमेन में। तो ऐसे में साउथ एशियन नेबर्स की अगर बात करें तो इंडिया ने अपनी एक कमिटमेंट ली थी 2014 में, जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से, नेबरहुड फर्स्ट, कि हम सबसे पहले इंगेज करेंगे नेबरहुड। वैसे तो ये कंटिन्यू पहले से चलती आ रही थी, मतलब इसको एक चीज़ और एम्फेसाइज कर दी थी, ठीक है। आप इंद्र कुमार गुजराल का जो डॉक्ट्रिन पढ़ोगे ना नेबरहुड के लिए, उसको आप एक बार जरूर पढ़ना मेरे कहने पे, इंद्र कुमार गुजराल डॉक्ट्रिन फॉर यूपीएससी, है ना, नेबरहुड डॉक्ट्रिन है समथिंग। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके बाकी सबके साथ में अच्छे रिलेशंस की बात की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ में अच्छा नहीं करता था और अभी भी अच्छा नहीं करता है इस चक्कर से। तो एक बार वो ज़रूर पढ़ना आप, क्योंकि उसमें 5-7 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉरेन अफेयर रिलेशंस में आप कुछ लिखना चाहो तो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। तो ऐसे में फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पे एम्फेसिस डाला गया, और इस चीज़ को लेकर के जो पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट था उसका ये सोचना था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये सार्क कंट्रीज़ के लीडर्स को बुलाया है, ये बोले तो इम्पीरियल कॉल है, इस तरीके से तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी तरफ से पकड़ इस तरीके से बनाना चाहता है कि दिल्ली दरबार में सब हाजिर हो, ठीक है। तो बोले ये तो हम सबॉर्डिनेट बन जाएंगे, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वहाँ पर बच्चों को बताया यही जाता है कि इंडिया ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और इंडिया को हमें, जैसे हम सोचते हैं कि हाँ जी इंटरनेशनली कोई हमारे ऊपर कोई डोमिनेंस ना क्रिएट कर ले, वैसे पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेंस ना कर ले, ठीक है। तो ऐसे में नवाज शरीफ और मोदी की जो एंगेजमेंट थी इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो देखो बहुत सारे चेंजेस थे उस टाइम पे बायलैटरल रिलेशंस में, बहुत सारे एनकरेजमेंट्स थे, पॉजिटिव्स थे, पर उसी टाइम के कुछ बाद में कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के द्वारा, या जो डीप स्टेट है वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करने वाले जो लोग हैं, या फिर जो इंडिया के लिए एक दिमाग एक माइंडसेट करके बैठे हैं कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उन लोगों के द्वारा फिर बाद में अपनी करतूतें करनी शुरू कर दी जाती हैं। और उसमें सबसे पहला होता है पठानकोट में जो एयरफोर्स स्टेशन है उस पर मेजर टेरर अटैक, ठीक है। वो भी कब हुआ था? 2016 में, जब न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था उस टाइम पर। फिर भी मोदी ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पर आओ, इन्वेस्टिगेट करो, पर इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलना था जी? क्लीन, अभी तक भी कोई आउटकम नहीं है। और इस तरीके से जो एक एंथुजियाज्म के साथ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगना शुरू हो गया। चलो जी, पठानकोट हो गया। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट 2016 में, सितंबर की बात है, उरी में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स पे एक टेरर अटैक होता है। उरी पे तो आपने मूवी देखी भी ली होगी, उरी, है ना। फिर उसके बाद में इंडिया ने भी शांत रहने से अपनी चुप्पी तोड़ी, और रिजल्ट रहा एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की, और पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उन पर अटैक कर दिए। अब जाकर के फिर रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के बिगड़ गए, कारण कि अब जो था वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई इंडिया की जो आर्मी इंडिविजुअल्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा सकते हैं। तो बोले इस तरीके से तो वहाँ पर नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया।
और दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ की जो टेररिस्ट स्टैब्लिशमेंट है जो कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को अब घेरना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ के अगेंस्ट में जो हॉस्टिलिटी थी वो बढ़नी शुरू हो गई पाकिस्तान में। और नवाज शरीफ के लिए एक स्लोगन शुरू हो गया, मतलब बदनाम करना शुरू कर दिया, विलीफाई करना शुरू कर दिया कि ये तो मोदी का यार है। और ऐसे में फिर देखो ये कैंपेन तब तक चलता है जब तक नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा ना दिया गया हो मिड 2017 में। ये वो टाइम था जब इमरान खान उन रैलीज को लीड किया करते थे और फिर 2018 में आपको पता ही है इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ऐसे में एक रैपिड डाउन टर्न देखने को मिल रहा था इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम पर और बाद में भी कंटिन्यू। बाद में तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अगर इलेक्शन होता है, क्योंकि 2019 में हमारे दोबारा से जो जनरल इलेक्शन थे वो तो शेड्यूल थे ही, वो होने थे, दोबारा का मतलब 2014 के बाद में। तो ये था कि अगर मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो दोनों के बीच में एंगेजमेंट रहेगी। इमरान खान ने अपनी तरफ से बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दिए थे, पर 2019 के इलेक्शन होते उससे पहले ही पुलवामा अटैक हो गया। आपको पता है पुलवामा टेरर अटैक की वजह से हमारे जो सीआरपीएफ के इंडिविजुअल्स थे मोर देन 40 उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो इस केस में फिर इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट की थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट करना पहला काम और फिर बाद में इलेक्शंस होना, वहाँ पर फिर बाद में दोबारा से मोदी का आना और फिर बाद में 5 अगस्त 2019 को सेम साल में कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको इंडिया ने रिवॉक कर दिया और उसके बाद में एक नई डायनामिक्स ऐड हो गई इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। अब पाकिस्तान के सामने एक ही मुद्दा है कि भाई कश्मीर को जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा बोले तब तक हम एंगेज नहीं करेंगे। और इस बात को लेकर के अब इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में पर्सनल इश्यूज, पर्सनली एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर दिया और मेनली इमरान खान ने कुछ ज़्यादा किया है। ठीक है, अब देखो अपनी तरफ से पाकिस्तान ने वर्ल्ड ओवर जितनी भी कोशिशें करनी थी वो कोशिशें की कि भाई कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यूनिलैटरली इंडिया ने रिवॉक किया है, तो बोलो उसके लिए इंडिया के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, पर पाकिस्तान को किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। फिर बाद में थोड़ा सा मुद्दा आगे भी बढ़ता है तो 2021 आता है, तब जाकर के थोड़ा बहुत ये सीज़ फायर वाला ये मुद्दा फाइनलाइज होता है। अब बात ऐसी है कि पिछले कई सालों से सीज़ फायर का वायलेशन पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा था, पर अब सीज़ फायर को एक तरीके से री ऑब्जर्वेशन में लेना, ठीक है ना, तो वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ कंसिडर की गई थी। ये फरवरी 2021 की बात है, ठीक है, जब हमारे सेकेंड वेव आने वाली थी तब की बात है ये। फिर उसके बाद में देखो पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री, ठीक है, बाजवा, उनकी तरफ से ये कहना हुआ, मतलब ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनके द्वारा ये बातचीत हुई थी। दैट मीन्स बैक चैनल टॉक कंटिन्यू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बट फ्रंट चैनल जिसको बोलेंगे हम या डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें जिसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री या फिर जो हाई कमिश्नर्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट होता है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में, इंडिया के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, उस लेवल पे कोई एंगेजमेंट है नहीं। पर वही चीज़ है कि कैसे जैसे करके दोनों साइड्स ने ये सीज़ फायर को ऑब्जर्वेशन में लिया है, तब से जा के थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि हाँ जी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। इसके आगे अगर देखें तो फिर चाइना ने अग्रेशन दिखा दिया था मार्च के लगभग ही, तो उसमें फिर बाद में कॉन्फ्रंटेशन। अब चाइनीज एस्केलेशन जब थी ये हुआ था, चाइना ने तो एस्केलेशन शुरू कर दी थी 2020 में, ठीक है। फिर 2021 में आपको पता है सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 2003 का जो एग्रीमेंट था उसी को रिव्यू किया गया था। तो ऐसे में थोड़ा सा एक मुद्दा तो ये था कि इंडिया चाइना को कॉन्फ्रंट करने के लिए बिल्कुल रेडी, मिलिट्री एस्केलेशन ज़बरदस्त हुआ था और उस केस में ये टारगेट था हमारा कि कैसे भी करके पाकिस्तान वाली जो फ्रंटियर है, देखो सीधी सी बात है, हमें रिस्क है 2.5 फ्रंट से, एक तो पाकिस्तानी फ्रंट है, एक चाइनीज़ फ्रंट है और एक इंडिया के इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखते हैं या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती रहती है इंटरनली, या फिर ये कह दें नक्सलिज्म का जो इशू है, इन चीज़ों को टैकल करना या कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कम्युनल वायलेंस के नाम पर भी बहुत सारे डिस्टरबेंस बनती रहती है। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि चाइना के अगेंस्ट में हमने हमारी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को कंटिन्यू किया, तो ऐसे में आ गया कि कैसे भी करके हमें पाकिस्तानी फ्रंटियर को अब स्टेबलाइज करना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के इस्लामाबाद की तरफ जो हमारी मेन बात है वो ये कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप कंट्रोल कर लो, हम आपके साथ एंगेज करने के लिए रेडी हैं। जबकि पाकिस्तान एक चीज़ पर अड़ा हुआ है कि जब तक आप कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको आप री इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक हम एंगेज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी इशू फंसा पड़ा है। ठीक है जी। क्योंकि देखो वहाँ पर पाकिस्तान में सरकारें बनती हैं बिगड़ती है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। ठीक है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में एक रेलेवेंट मुद्दा बन जाता है। ऐसे तो इतनी बातें नहीं होती हैं, पर जब इलेक्शंस की बात आती है तब आप देखो। पर अभी पिछले कुछ टाइम की बात करें, जब से ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वेंस में आया है, तब से अभी तक पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ जनरल हैं जावेद बाजवा, तो बाजवा का ये कहना है कि अब पाकिस्तान जो है वो जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करना चाहता है। दैट मीन्स अपने देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। तो इसमें बोला इंडिया और पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली एंगेज करेंगे और पास्ट के जो इविल्स हैं उनको बरी करें और साथ में आगे बढ़ें, तो बोले दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर भी कर पाएंगे और रीजनल स्टेबिलिटी भी आ पाएगी। ये स्टेटमेंट जैसे ही आया उसके बाद में हमारी तरफ से भी ये कोशिशें होने लग गई कि चलो ठीक है अब एंगेज करना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। पर मुद्दा क्या अड़ा दिया कि बोला कश्मीर वाला मुद्दा वहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी का फिर स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा जब तक कश्मीर में कोई शांति स्थापित नहीं होती। शांति का मतलब वही है कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रीइंस्टॉल करो। ठीक है जी। अब इसमें बात करो कि शुगर और कॉटन की जो एक थी इंटेंशन कि हाँ इसमें ट्रेड हो जाए, पर वही चीज़ है कि उनके वहाँ से स्टेटमेंट डिस्करेज कर दी गई थी। वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया था कि हाँ हम इंडिया के साथ में शुगर कॉटन का ट्रेड करने के लिए रेडी हैं, पर वही चीज़ है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। तो देखो बात ऐसी है, बैक चैनल कॉन्टेक्ट तो कंटिन्यू है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर पाकिस्तान एक ही चीज़ पर फंसा है, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जिसको चेंज किया गया 2019 में, बोलो उसको आप फिर से ठीक करो। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ना वो नई इंटरनल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे तो देखा जाए तो अभी दिल्ली के साथ एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रीसेंट टाइम की अगर बात करें, मान लो 5-7 महीने की, जब से सीज़ फायर वायलेशन हुआ है, उस वायलेशन क्या, सीज़ फायर एग्रीमेंट जब ऑब्जर्वेशन में है, तब से लेकर इतने कोई कड़े स्टेटमेंट्स एक्सचेंज नहीं हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बाकी तो देखो हॉस्टिलिटी तो है, वो तो कंटिन्यू है ही, दुश्मनी जो है। ऐसे में आप देख सकते हो नया साल है, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि जहाँ तक लग रहा है, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, जहाँ तक लग रहा है इमरान खान का जो पॉलिटिकल मैंडेट है वो चलना तो 2023 तक चाहिए, पर लग कुछ ऐसा रहा है कि शायद ही 2022 में सर्वाइव कर पाए। 2022 में इमरान खान की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि सिविल मिलिट्री डिफरेंसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये नवंबर में निकल के भी आया था, ठीक है, कि जब वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कुछ अपॉइंटमेंट करने थे, उन अपॉइंटमेंट्स में इमरान खान से बिना पूछे मिलिट्री ने अपनी तरफ से ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये लग रहा है। दूसरा, नवाज शरीफ जो कि अभी एग्जाइल में है, निकले हुए हैं देश से क्योंकि बहुत सारे करप्शन के चार्जेस कई लगे हुए हैं, वो भी वापस आने वाले हैं इस साल में। और जहाँ तक है इमरान खान की सरकार को सीधा खुलेआम चैलेंज करेंगे। तो ये तरीका है। फिर आ जाओ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें इंडिया में, तो देखो आने वाले टाइम की अगर बात करें तो पाकिस्तान के बाद साथ में बातचीत और हॉस्टिलिटी ये तो देखो कंटिन्यू चलती रहेगी। दूसरी अगर बात करें पाकिस्तान के साथ नहीं बात करना, तो ये देखो दिल्ली की खुद की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर भी असर तो डालती है ही। तो इंडिया पाकिस्तान की एंगेजमेंट हो तो ठीक ही बात है, सीज़ फायर ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी है। और अगर इसी चीज़, अच्छा दिल्ली ने इस चीज़ का मौका भी नहीं खोया, क्योंकि सीधी सी बात है अगर पाकिस्तान आगे बढ़ कर के ये कहे कि हाँ जी हम सीज़ फायर ऑब्जर्वेंस करना चाहते हैं, सीज़ फायर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये बात अच्छी है। तो इंडिया ने भी मौका नहीं खोया, जल्दी से एंगेज कर लिया। ट्रेड की बात आई तो इंडिया ने भी मना नहीं किया, पर वही चीज़ है कि
वहाँ पर जो डीप स्टेट कंटिन्यू करता है, वहाँ के जो टेररिस्ट सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं पर भी इंडिया के साथ में पाकिस्तान की रिलेशनशिप को शांत नहीं होने देना चाहते। तो ऐसे में हमने इतने ओपिनियन देखे, चाहे ऑप्टिमिज्म हो, पेसिमिज्म हो, आइडियलिज्म हो, साइनिसिज्म हो, या रियलिस्टिक पैटर्न की बात हम करें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतनी स्ट्रेट नहीं है कि जितना हम बोल सके। तो ऐसे में कुछ वक्त की अगर बात करें इंटरनल या एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में, तो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उसका असर सीधा सी बात है रीजनल बैलेंस ऑफ पावर पर भी पड़ता है। कि भाई हमारे साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है, जैसे कि शुरू में हमने बात की कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो इंडिया पाकिस्तान का है। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंगेजमेंट आ जाए तो इसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है साथ वाले दूसरे कंट्रीज़ को भी। और साथ में ये भी देखो, चाइना भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी अगर ख़त्म हो तो उसका बेनिफिट चाइना इकोनॉमिकली उठा सके। बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या होता है। तो ऐसे में डिबेट है वो फंसा पड़ा है, चलता रहेगा ओवर द टाइम। इंपॉर्टेंस कभी बनती है कभी बिगड़ती है, यही चलता रहता है। तो ये स्टेटस है अभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के। ठीक है, चाइना एंगल दूसरा है ही। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज सेइंग इट शार्पली। इस आर्टिकल को देखो लिखा है सौमित दास गुप्ता ने। इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, तो बोलो पॉलिसीज़ में वेगनेस बहुत ज़्यादा होती है। जो इन मैसेज कन्वे करना होता है वो मिनिमम वर्ड्स में कन्वे होना चाहिए। ठीक है, पर हमारी पॉलिसी की जो एक कह सकते हैं ना मिनिमम वर्ड्स की बजाय एक प्लेथोरा ऑफ पेपर्स, बोलो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो टारगेट किया जाता है ना वो टारगेट तो कहीं खो जाता है और हम उलझ के रह जाते हैं उन शब्दों में। और उन शब्दों का चक्कर ये रहता है कि वहाँ पर फिर ऑप्शन रह जाता है केवल कोर्ट में लिटिगेशन पे लिटिगेशन फंसते पड़े चले जाते हैं। और दूसरा, उस पॉलिसी का एक स्टेटमेंट अगर ऊपर कुछ और है और उसी के जस्ट कन्वर्ट्स में ऑपोजिट कोई स्टेटमेंट दूसरा नीचे रख दिया जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं और उसका फिर बाद में बन जाता है लूप होल। कमियां हो जाती है उस पॉलिसी में और उन लूप होल्स का फिर यूटिलाइज किया जाता है कुछ करप्ट या कुछ जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनके द्वारा। तो ऐसे में पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्रिस्प और पिथी होनी चाहिए। पिथी का मतलब होता है एकदम शॉर्ट कटिंग होनी चाहिए, क्रिस्प एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसमें कि वाकई में किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है उस डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ सके। तो यहाँ पर जो मेन कंटेक्स्ट है वो राइटर का है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी दोनों के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब मुद्दा क्या है कि अभी सरकार की तरफ से इंटेंशन शो की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, जिसको हम आगे इस आर्टिकल में EA 2003 के नाम से देखेंगे, तो इस एक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। तो राइटर जो है वो पहले ही सजेशन दे रहे हैं कि बोला इन दोनों पॉलिसीज़ को अलग अलग आपने कर रखा है तो दोनों को आप मर्ज क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी मेन थीम तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही है ना। तो टैरिफ के लिए अलग पॉलिसी आप बना रहे हो। टैरिफ का मतलब हो गया कि जो हमारे यूनिट्स पे जो चार्जेस लगते हैं ना वो, ठीक है, और बाकी जो है वो अलग से। तो बोलो दोनों को इंटीग्रेट करके एक पॉलिसी बनाओ ना, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो सके, इंटीग्रेटेड स्टडी हो सके और उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो उस पॉलिसी का। तो उससे क्या होगा कि आप सेपरेट ट्रीटमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा लूप होल्स नहीं छोड़ोगे। तो इससे फ़ायदा होगा कि एक्यूरेसी आएगी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी, और जो टारगेट्स हैं कि हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा घाटे में है, डिस्कॉम कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, तो वो बर्बादी को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ऐसे में राइटर बोल रहे हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो पेजेस में फंसे पड़े हैं, और एक बार नहीं बोला बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर दोनों की ये जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और ये जो टैरिफ पॉलिसी, इन दोनों को उठा करके अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट तैयार करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट जो करना चाह रहे हैं राइटर वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम टैरिफ पॉलिसी की बात करते हैं। बोले टैरिफ पॉलिसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 के अंडर में बनाया गया, जिसमें टारगेट था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर में क्या था, देखो ये वो टाइम था जब हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पीक पे था। पीक का मतलब शुरुआत तो 1991 में हो गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, पर इस टाइम पर हमने और ज़्यादा एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया जिससे कि मार्केट में कंपटीशन को हम राइज कर सकें, और कह सकते हैं ना कि हाँ वाकई में एक
कंपटीशन के बेसिस पे काम होगा तो सरकार को भी घाटा नहीं होगा, कंज्यूमर को भी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिलेगी सस्ते में। तो कंपटीशन के लिए यहाँ पर टैरिफ पॉलिसी लाई गई। अब टैरिफ पॉलिसी में मुद्दा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट करवाना, कि भाई बिजली किसी ने प्रोड्यूस की, अब वो बिजली प्रोड्यूस करने के बाद में जो जनरेशन कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे घरों में हो, इस तरीके से। तो सवाल ये आ जाता है कि अगर हम इस टैरिफ पॉलिसी को स्टडी करें तो ये कॉम्पिटिटिवनेस के टारगेट को लेकर के चला तो गया, पर यहां पर जब बात आ जाती है डिस्कॉम्स को ये इलेक्ट्रिसिटी हैंडओवर करने की, तो वहां पर रोल आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, और स्टेट गवर्नमेंट का रोल जैसे ही आ गया तो वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस तो गई साइड में, और फोकस करना शुरू कर दिया कोस्ट प्लस रूट पे, कि बोला सरकार अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही है ना तो केस टू केस बेसिस पे हम ध्यान देंगे कितनी कॉस्टिंग लगी है और साथ में कितना और एक्स्ट्रा चार्जेस उन पे लगाने हैं। जबकि होनी क्या चाहिए थी, प्रॉपर बिडिंग होनी चाहिए थी ना। जब आप कंपटीशन की बात करके किसी पॉलिसी को लेकर के आ रहे हो और उसी कंपटीशन को साइड में रख करके और सरकार का मुद्दा जब आ जाए तो वहां पर इसका मतलब कंपटीशन केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए आप कर रहे थे, राइट। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की बात करें, है ना, तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर काम करते हैं। तो इस केस में पब्लिक सेक्टर के लिए तो कोस्ट प्लस रूट आपने फिक्स कर लिया और प्राइवेट सेक्टर के लिए बिडिंग कर दी, जबकि होना क्या चाहिए था दोनों के लिए, बिडिंग का मतलब एक प्रॉपर बोली लगवानी चाहिए थी कि कौन कितना भाव में क्या बिजली खरीद रहा है, तब जाकर के कंपटीशन प्रमोट होता। तो बोले एक तो टैरिफ पॉलिसी में सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर डाइल्यूट हो गया कि एक तरफ तो आप कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ बोल तो रहे हो कंपटीशन के लिए, पर जब सरकार की बात आ गई, बोले स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा भाई बिजली खरीदने में, तो उस केस में आपने कोस्ट प्लस रूट के ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो बोले ये तो आपने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर में जो कंपटीशन का जो टारगेट था उसको डाइल्यूट किया कि नहीं। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉलिसी में कुछ डिफिकल्टीज हैं खुद में। वो कैसे हैं, जैसे मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में आपको पता है इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई बड़ा डैम बनाना होता है तो उसमें टाइम बहुत लगता है। तो हाइड्रो टैरिफ जो हैं वो आपने डिटरमाइन करने हैं, उसके लिए सेक्शंस ऑलरेडी आपकी इस टैरिफ पॉलिसी में मेंशन्ड है। पर सवाल ये आ जाता है कि वहां पर जो डिटर्मिनेशन है वो आप कोस्ट प्लस बेसिस पे डिसाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, और इसमें 2 स्टेज ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने फॉलो किया है कि हाँ जी जो डेवलपर होगा वो कौन होगा, किस तरीके से उनका डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी, कैसे ये बड़े डैम बनेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्या उनके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें। अब सवाल ये आ जाता है कि इसमें तो जो डेवलपमेंट किया जाए अगर बड़े डैम के प्रोजेक्ट का, तो सीधी सी बात उसमें टाइम लगेगा। पर इसमें क्या डाल रखा है पॉलिसी में, अगर ज़्यादा टाइम लग गया किसी भी डेवलपर को तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को दे रखा है उस पर, और साथ में कंस्ट्रक्शन में जो भी डिले होगा उसकी वजह से बोला उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, उनके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। भाई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस कोई आ जाए तो बोले इस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या फिर दूसरी इक्विपमेंट सप्लाईज के लिए ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं ये डिपेंडेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट्स पे। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट से परचेज कर रही है जो कि कॉम्पिटिटिवनेस के बेसिस पे है कि हाँ जी कहाँ पर सस्ता हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी कहाँ की अच्छी है, सर्विस कौन अच्छी हमें दे देगा। और दूसरी तरफ इनके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो कि कॉस्ट प्लस वाला मॉडल, तो यहाँ पर भी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के टाइम पे, बोलो वो यहाँ पर मुश्किल पैदा कर रहा है। तो ऐसे में प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो दोनों चीज़ों में यहाँ पर कंपटीशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और मुद्दा क्या हो जाता है फिर बाद में, ये एंटायर प्रोसेस जो है वो कम्बरसम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि सर में मतलब सरदर्दी से कम नहीं रहता। और फिर बातें हो जाती है किसकी, केवल और केवल लिटिगेशन, कोर्ट में चक्कर काटते रहो और टारगेट जो है वो आपको टाइम पे मिल ही नहीं पाता। तो पॉलिसी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो ये टैरिफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो ही रखो। इसमें यहाँ पर फोकस किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि टैरिफ पॉलिसी में कंज्यूमर को एजुकेट करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी ऐड कर रखा है। भाई इसकी कहाँ ज़रूरत है, बोले इसमें टैरिफ पॉलिसी में तो केवल टैरिफ्स को आप फिक्स करते हो, तो
तो यहां पर कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए तो आपके पास में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अलग से बना दो। आपने टैरिफ में ये ऐड क्यों कर रखा है? इसके आगे ये बता रहे हैं कि आप एजुकेट करना चाह रहे हो कंज्यूमर को, तो वो टैरिफ पॉलिसी के अंडर में आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास में और सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जरूरत है तो किस पर ध्यान दो? क्वालिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी पे, रिलायबिलिटी पे, कि कैसे हम पावर सप्लाई को रिलायबल बना सकते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी ध्यान होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे जो इंडेक्सेस होते हैं ना, उनमें जिनमें की जो कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे एक इन्वेस्टर देखता है जिनको, तो उसमें वो फोकस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में 1.5-2 महीने अगर लगते हैं उनको, तो टाइम खराब हो रहा है उनका, तो वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। बोलो फाइल का फाइल और चक्कर के चक्कर काटने पड़ते हैं। बोलो इन चीज़ों का एफिशिएंट करो ना आप। फिर बात आ जाती है सेकंड पॉलिसी की, वो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की। बोले बात ऐसी है कि जब आपके पास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, नेशनल टैरिफ पॉलिसी है और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, तो दो सेपरेट पॉलिसी क्यों बना रखी है आपने? दोनों को मर्ज करो। बात वही रिपीट हो रही है जो शुरू में हमने देखा था। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हम इंटरमिंगल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स का सामना करे तो एक ही डॉक्यूमेंट को पूरा स्टडी करे। ठीक है ना? इसके लिए चाहे रीजनेबल रेट्स फिक्स करें, फॉर एग्जांपल पर यूनिट कितना चार्ज लगेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल वायबिलिटी कितनी रहेगी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या आप चार्जेस रखने वाले हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ों को आप एक डॉक्यूमेंट में लेकर के आओ। नहीं तो फिर क्या होता है, दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग है, नेशनल टैरिफ पॉलिसी अलग है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अलग है। बोले दोनों में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ लूप होल्स तो मिल ही जाएंगे, और इसका फिर बाद में केस पे केस चलते, तारीख पे तारीख, वही सनी देओल वाली बात कंटिन्यू होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अमेंडमेंट की इंडिकेशन दी है, तो बोले ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है कि जो कमियां रह गई है ना वो ठीक हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए, इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज को इंटीग्रेट कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। और एक स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्पफुल होगा अगर एक क्रिस्प एंड एक्यूरेट और कंसाइज पॉलिसी अगर डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कॉम्स के नुकसान से संबंधित और वो सारी चीज़ें। ठीक है, कोल सेक्टर से संबंधित भी हमने देखा था कि यार इंडिया में अभी भी अराउंड 70% जो हमारे डिपेंडेंस है वो थर्मल पावर पे डिपेंडेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी भी बहुत दूर का, मतलब कह सकते हैं ना 100% डिपेंडेंसी, आप बहुत हद तक डिपेंडेंसी हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे अभी भी। तभी तो इंडिया ने क्या कहा कि भाई ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी उसमें COP26 में लास्ट में क्या कहा, जो कंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट था कि भाई इसको आप बोल रहे हो ना बिल्कुल कि हाँ फेज आउट, बोला नहीं फेज आउट नहीं, फेज डाउन करो कोल बेस्ड जो हमारी पावर डिपेंडेंसी है उसको। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू अफ्स्पा एक्ट इन नागालैंड। इस आर्टिकल की हेडिंग है वेलकम आउटरीच। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब इस चीज़ को कंसिडरेशन में ले रही है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 जो कि अभी नागालैंड में इम्पोज्ड है, तो बोलो उसको सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुद्दा आपको पता ही है कि 4 दिसंबर नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 6 सिविलियंस की डेथ हो गई जब वहाँ पर आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, और उसके बाद में वायलेंट आउटब्रेक के चलते 8 जनों की और डेथ हो जाती है। तो ऐसे टोटल जने 14 जनों की डेथ वहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे में नागालैंड असेंबली ने तो दिसंबर 20 को एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, दैट मीन्स बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये रेजोल्यूशन पारित कर भी दिया है कि वाकई में वहाँ से इस एक्ट को रिपील कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए। अब सवाल ये आ जाता है कि नागालैंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं जिनका नाम हम आगे देखेंगे और आपको पता भी होगा, और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये एक्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स को इम्यूनिटी दी जाती है कि अगर वो सिविलियंस के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करे, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के चलते अगर कुछ इनोसेंट सिविलियंस की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनका इंटेंट क्या था आर्मी पर्सनल्स का या सिक्योरिटी पर्सनल्स का, उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्शन देनी। अब वैसे देखो ये जो अफ्स्पा एक्ट है ना, ये कॉलोनियल एरा का है, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ एक्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम का। ठीक है ना, पर उसके बाद में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, कारण कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सिचुएशन है जो कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा एडवर्सिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं।
तो बोलो उनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए हमारे पास में स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। तो ऐसे में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स को ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करता है, ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है। ठीक है, तो देखो मुद्दा जब आ जाए नागालैंड का, तो नागालैंड में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से इंसर्जेंसीज कंटिन्यू है। नागालैंड एक गैरिसन स्टेट बना हुआ है, वहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वहाँ से इंसर्जेंट जो ग्रुप है उनके साथ में रही सही में मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशंस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंडिया और नागालैंड म्यांमार की जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस है। पोरस का मतलब लोग आ जा सकते हैं ईजिली। तो ऐसे में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार में चले जाते हैं और वहां से फिर ऑपरेशंस को अपने कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे में आर्मी को पावर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अफ्स्पा एक्ट जो है वो नागालैंड में कंटिन्यू है। तो सवाल ये है कि ये जो अटैक होता है वहाँ पर इंसर्जेंसी के जो केसेस आते हैं वो गुरिल्ला आउटफिट्स के द्वारा होते हैं। वेल ट्रेंड गुरिल्ला मतलब छुप करके जो घात लगा करके जो अटैक करते हैं वो। तो ऐसे में टाइम बीतता है, 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड का इंसर्जेंट एक ग्रुप है जिसका नाम है NSCN-IM। अब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आउटफिट है। फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है, अप्स डाउन्स निकलते हैं। 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN-IM के बीच में। तो थोड़ी सी आशाएं बढ़ती हैं कि कहीं पर कुछ मुद्दा फाइनलाइज होगा और सेटल हो जाएगा नागालैंड में। पर जैसे ही अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है ना, अब इसका पूरा फ़ायदा उठाने का डर है कि NSCN-IM जो है वो अब इस मौके का फ़ायदा पूरा उठाएगा। क्योंकि जो नागा टॉक्स चल रही थी, एक तो नागालैंड के लोग, साथ में इंसर्जेंट ग्रुप्स और साथ में ये इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, पर वही चीज़ है अब इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काले बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, क्योंकि ये जो 14 जनों की जो डेथ हुई है, इन लोगों का जो ये कहना है वो ये कि भाई हम इनोसेंट थे, हमारे बच्चों की तरफ से कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद आपने हमारे निर्दोष बच्चों को मार भी दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने पूरा डिटेल में कंटेक्स्ट भी अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस डेज में। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 45 दिन की टाइमलाइन देते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस कमेटी को अपनी तरफ से पूरी ग्राउंड स्टडी करके और नागालैंड में पीस कैसे स्टैब्लिश हो उसके लिए रिकमेंडेशंस देनी है। ठीक है, जिसमें वो नागा मदर एसोसिएशन इनके साथ में भी एंगेज करेंगे। अब देखो बात ऐसी है, नॉर्थ ईस्ट में पहले भी त्रिपुरा, मेघालय, कुछ अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट, असम, यहाँ से असम और अरुणाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये अफ्स्पा एक्ट है वो विड्रॉ किया गया है। ठीक है ना, पर अभी भी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू है, अभी अब नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंद हो गया है। तो बात ऐसी है कि देखो वायलेंट एक्टिविटीज़ तो कम हो रही है, ऐसी बात भी नहीं है कि पहले जितना वायलेंट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उतनी अभी है, पर फिनोमेना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम इस चीज़ को बड़ा आसानी से नहीं इग्नोर कर सकते या सेटल कर सकते कि हाँ जी वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ एंगेज करके या फिर इंडिया के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं ये अपने आप में अपनी रेलेवेंस बनाए कैसे भी रखते हैं कि लोगों को भड़काना है, लोगों को इनसिक्योर फील कराना है। अब देखो पाकिस्तान का ही मुद्दा हमने अभी डिस्कस किया, तो वहाँ पर आप लोगों को, अब सीधी सी बात है, घर में आप अपने घर वालों को डराओ कि भाई वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, उससे बात मत करना, नहीं वो ऐसा बिगाड़ देगा बेटा, ऐसा मत करना। तो बच्चे जो हैं वो डर के रहेंगे, कभी समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, बस उसको जो बताया जाएगा बस वो करते रहेंगे कंटिन्यू। तो यही चीज़ है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो पब्लिक डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए जनता के मन में जो अविश्वास है उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि लोगों के साथ में हमें एंगेज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कोशिश हो, लोगों के लिए मन में सरकार के लिए ट्रस्ट होना चाहिए। और ये जो वायलेंस की साइकिल है, विशियस साइकिल, इस विशियस साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली जनरेशन्स हैं वो अपना टाइम ख़राब ही करेगी। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कदम चले और पीस स्टैब्लिश करे जहाँ पर भी इंस्टेबिलिटीज़ चल रही है। इसमें देखो 2 वे कॉन्वर्सेशन होगी, सीधी सी बात है, जो इंडिविजुअल्स लोग हैं उनसे भी और इधर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अपनी बात रखे, फिर एक बीच का रास्ता निकले बैलेंस्ड वे में। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, डिस्कशन यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच।